क्यूज कॉन्टेस्ट के तीसरे कड़ी में आपका स्वागत है। यदि हमारी वीडियो आपके नॉलेज को बूस्ट कर पा रही है, आपके नॉलेज को रिवाइज कर पा रही है या नए नॉलेज से आपको जोड़ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं क्यूज कॉन्टेस्ट के तीसरे कड़ी में। तीसरा जो क्यूज कॉन्टेस्ट है उसका शुरुआत एक गीत से, एक सॉन्ग से मैंने किया है। आपको बताना है कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से लिया गया है। चलिए गीत सुने। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर और है या खरा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुनले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। आपको बताना है कि ये शानदार जो गीत है वो किस फिल्म से लिया गया है। सही जवाब है तारे जमी पर। आमिर खान का ये फिल्म है। एजुकेशन, शिक्षा पर ओरिएंटेड है और एक बच्चों की स्थिति को एक पेरेंट्स होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते हम कैसे बेहतरीन तरीका से जान सकते हैं, इसके लिए आप इस फिल्म को पूरे परिवार के साथ जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अनुशासन को इंग्लिश में कहा जाता है डिसिप्लिन। आपको बता दें कि आजकल अच्छे बच्चों में भी डिसिप्लिन का अभाव होता है, जबकि जैसा कि मेरा मानना है कि डिसिप्लिन के गर्भ से ही बेहतर शिक्षा जन्म ले सकती है। यदि बेहतर शिक्षा चाहिए, बच्चों को बेहतर होना है तो उसे डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा। और हम जिस क्लास में पढ़ाते हैं उसमें हमारी इस बात की प्राथमिकता होती है कि हम अपने बच्चे को पूर्ण रूप से डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाएं, डिसिप्लिन में रखें, माता पिता का आदर करना सिखाएं, शिक्षकों का आदर करना सिखाएं और बेहतर शिक्षण भी हम व्यवस्था करते हैं। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि 11 से 19 वर्ष की अवस्था के जो बच्चे होते हैं उस अवस्था को क्या कहा जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं। उस अवस्था को कहा जाता है किशोरावस्था। आपको जानकारी दें कि यह जो अवस्था होता है किशोरावस्था, उसमें शरीर में विभिन्न प्रकार के नए हार्मोनों का सृजन होता है और ये हार्मोन हमारे शरीर में कई प्रकार से परिवर्तन करते हैं, उथल पुथल मचाते हैं और इसीलिए ये जो अवस्था होती है इस उम्र को तूफानी उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को संभालना, उनका देखरेख करना बेहद जरूरी होता है। यदि आप इस उम्र में बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान न देंगे तो उसके बिगड़ने का, गलत संगति का असर होने का संभावना ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में चलते हैं। आपको बताना है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। सही जवाब है गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी कहां है। सही जवाब है काठमांडू। आपको बता दें कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है और वो हिंदू राष्ट्र के रूप में उनकी घोषणा हो चुकी है, तो उसकी जो राजधानी है वो है काठमांडू। वो भारत के उत्तर में पड़ता है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि पुर्तगाल के किस नाविक ने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज की। सही जवाब है वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ध्यान से सुनेंगे, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। सही जवाब है जेम्स मिल। आपको बता दें कि जेम्स मिल द्वारा लिखी इस पुस्तक का विशेषता यह है कि इन्होंने भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में विभाजित किया, जिसमें उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को हिंदू काल कहा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक भारतीय इतिहास को ब्रिटिश काल के नाम से बताया। और इस तमाम चीजों का वर्णन उन्होंने इस बुक में किया है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसीलिए इस पुस्तक की गरिमा बढ़ जाती है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि
गोदान जो एक प्रसिद्ध उपन्यास है उसके लेखक कौन है? सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद्र। आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद्र को लेखनी में कथाकार में एक महान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है, जो हमारे समाज के कुरीतियों को विशेष रूप से अपने कहानियों के माध्यम से उकेरते हैं और समाज के सामने समाज की वास्तविक छवि को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ? आपको ज्ञात है कि भारत के आजादी के साथ जो 15 अगस्त 1947 को हुई थी, पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन पुनः पाकिस्तान का विभाजन होता है और वो होता है 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि बंगाल से बिहार के अलग होने की घोषणा कब की जाती है? सही जवाब है 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर एक वर्ष बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दलहन पौधे से हमें मुख्य रूप से किस प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है? हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इसके अतिरिक्त भी कई हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन्स भी होते हैं। तो ये जो दलहन पौधे हैं उनसे जो मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती है वो होता है प्रोटीन। मुख्य रूप से जो पोषक तत्व प्राप्त होती है वो है प्रोटीन। आपको बता दें कि इसी उद्देश्य से जो हमारे परिवार में जो माताएं होती है उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम में विशेष रूप से दाल खाने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होती है और प्रोटीन का काम होता है कि वो शरीर को विकसित करे। इसीलिए गर्भ में पल रहे बच्चे को वो शारीरिक रूप से विकसित करने का काम करता है। आपको बताना है कि मौसम के आधार पर धान को किस फसल के अंतर्गत रखा जाता है? आपको जानकारी दें कि मौसम के आधार पर भारतीय फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, जिसमें धान को खरीफ फसल कहा जाता है और जितने भी दलहन अथवा तेलहन पौधे हैं या खाद्य पदार्थ हैं उन्हें रबी फसल के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि खेतों से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है निराई कहते हैं। फसल के साथ साथ जो खास खरपतवार उग जाते हैं तो वो भी मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व का उपयोग करने लगते हैं, जिससे हमारे जो मूल पौधे हैं उनके लिए पोषक तत्व की कमी हो जाती है। और इसी उद्देश्य से हम क्या करते हैं तो मुख्य फसल के अगल बगल जो घास फूस उगते हैं उसको उखाड़ देते हैं, और इस प्रक्रिया को उखाड़ने की इस प्रक्रिया को कहा जाता है निराई। क्वेश्चन के अगले कड़ी में चलते हैं और आपको बताना है कि ताजे कटे फसलों में नमी की मात्रा क्या होती है? सही जवाब है 16 से 18% तक की नमी होती है। लेकिन जब उसका हम भंडारण करते हैं और भंडारण से पूर्व हम उस फसल को जो है सो धूप में सुखा के रखते हैं ताकि उस पर नमी ना आ सके, बैक्टीरिया ना लग सके, और उस स्थिति में सुखाने के बाद जो उसमें नमी की मात्रा होती है वो होती है 12 से 14%। क्वेश्चन के अगले कड़ी में हम चलते हैं और आपको बताना है कि हमारे देश में अनाजों का भंडारण का रिस्पॉन्स किसका होता है? किस कंपनी द्वारा अनाजों के भंडारण की व्यवस्था की जाती है? इसका सही जवाब है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य निगम के परिसर में ये कार्य होती है कि भारत में जितने भी अनाज का उत्पादन होता है और उसे सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था करना है वो FCI नाम के संस्था को करना होता है। मैथ के क्वेश्चन के अगले कड़ी में चलते हैं। आपको बताना है कि 7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो 7 है परिमेय संख्या। चूंकि परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम अंश और हर यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, इसीलिए 7 परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 0/5 कौन सी संख्या है या 0/5 का मान क्या होगा? तो 0/5 का जो मान होगा वो 0 ही होगा। क्योंकि 0 कुछ भी यदि हम रखते हैं तो उसका जवाब 0 ही होता है। क्योंकि 0 को हम कितने भी भाग में बांटेंगे तो हमको अंततः 0 ही मिलेगा। 0 को 5 में बांटे या 7 भाग में बांटे मिलेगा तो 0 ही। इसलिए 0 कुछ भी यदि पूछा जाए तो उसका आंसर 0 ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि x/0 का मान क्या होता है? x/0
यानी कि x के जगह कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5, 7, 10 ऐसा कुछ भी। अब बट्टे 0, हर में यदि 0 होता है तो उस संख्या का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसे कहा जाता है अपरिभाषित। मैथमेटिशियनों ने, गणितज्ञों ने अभी तक उनको पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया, इसीलिए अब तक वो अपरिभाषित, अनडिफाइंड के दायरे में रखा गया है। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको चलना है, आपको बताना है कि a प्लस छोटी कोष्ठ शुरू b प्लस c छोटी कोष्ठ बंद बराबर छोटी कोष्ठ a प्लस b छोटी कोष्ठ बंद और प्लस c, यह जो व्यवस्था है वो किस नियम के अंतर्गत लिखा गया है। अर्थात a प्लस छोटी कोष्ठ b प्लस c बराबर छोटी कोष्ठ a प्लस b छोटी कोष्ठ बंद प्लस c, यह किस नियम के अंतर्गत लिखा गया है? तो यह लिखा गया योग का साहचर्य नियम, इसे कहते हैं। क्वेश्चन के अगले कड़ी में आपको बताना है कि 4/9 के पावर 1/2 अर्थात 4/9 टू दी पावर 1/2 का वैल्यू क्या है? इसका सही जवाब है 2/3। प्रश्न है क्यों? तो जवाब है कि 4/9 के पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब ही होता है कि उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो स्वाभाविक है कि सही आंसर हो जाएगा 2/3। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे, आपके नॉलेज को बूस्ट करता हो, तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।